तामका। आज हम बायो का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, हम कैसे न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी पे लेते हैं, हमारा क्या मोड होता है, जो प्लांट होते हैं वो अपना कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और जो हम एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हम इस चैप्टर में रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट के पूरे फंक्शन और हार्ट की कैसे वर्किंग होती है ये इस चैप्टर में हम पूरा देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है। तो देखो, जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रही है, देखो जैसे आप अभी सांस ले रहे हो, इनहेल एक्सहेल बाहर छोड़ रहे हो, सांस आप अंदर ले रहे हो बाहर ले रहे हो, तो ये क्या कौन सी प्रोसेस है? रिस्पायरेशन प्रोसेस है। रिस्पायरेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सर्कुलेशन हो गया, जैसे कि सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा होता है। आप तो ब्लड को पर्टिकुलरली नहीं जाके बोलते ना कि फ्लो हो फ्लो हो फ्लो हो, आप अपना कहीं और दिमाग रहता है, कहीं और आप अपना काम कर रहे होते हैं, बट आपका ब्लड जो रहता है वो बॉडी पे तो फ्लो हो रहा होता है, तो वो होता है सर्कुलेशन। एक्सक्रीशन, जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होते हैं, बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं, वो भी प्रोसेस किस में आती है? लाइफ प्रोसेसेस। अगर ये सब प्रोसेसेस नहीं होंगी तो हमारी लाइफ अच्छे से नहीं चल सकती, हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर सकती। आपने देखा होगा जो लोगों की किडनी वगैरह पे प्रॉब्लम हो जाती है उनको एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम आने लगती है। जिन लोगों की हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है उनकी बॉडी पे अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। तो ये सब क्या है? ये सब जो प्रोसेसेस है, रिस्पायरेशन हो गया, हम कंटिन्यूसली सांस ले रहे हैं। सर्कुलेशन, बॉडी पे हमारे कंटिन्यूसली ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है। एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट जो वेस्ट सब्सटेंस रहता है वो एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये जो प्रोसेसेस मैंने बताई, ये सब प्रोसेसेस क्या है? लाइफ प्रोसेसेस हैं। ये हमारी लाइफ को आसान तरीके से चलाती हैं। ये सब प्रोसेसेस नहीं होंगी तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डिफाइन नोट करना लाइफ प्रोसेसेस। और देखो इस चैप्टर में मैं हर क्वेश्चन की जो डिफाइन होती है, इंपॉर्टेंट डिफाइन होती है, वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताती चलूंगी। तो आप इन्हें, ये जरूरी है कि आप इन्हें नोट करते चलना। एग्जामिनेशन में ये सारी डिफाइन पूछती है, थ्योरी पार्ट ही तो बायो में आता है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं और बच्चे इन्हें नोट नहीं करते, प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते, इसलिए आपके मार्क्स एग्जाम में कट होते चलते हैं। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे बताती चल रही हूँ, लिखती चल रही हूँ, आप ये उन्हें अपनी कॉपी पे नोट करते चलिएगा, ठीक है? मेरे साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस की डिफाइन क्या है? The process which together perform the maintenance job in living organism are called life processes. वही मैंने बताया कि जो सारी प्रोसेसेस एक साथ काम करती हैं, किसे हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, उन्हीं प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। फिर से एक बार डिफाइन रीड करती हूँ। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया न्यूट्रिशन, हम किस मोड से न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, ये भी आगे आएगा, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन ही है, तो मैं आपको न्यूट्रिशन अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट है सर्कुलेशन, हमारी बॉडी पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, वो भी क्या, सर्कुलेशन भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। फिर रिस्पायरेशन, हम जो सांस ले रहे हैं वो भी एक क्या है? लाइफ प्रोसेस है कि हमारी, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारी लाइफ नहीं चल सकती है ना, सांस नहीं लोगे तो ऑफकोर्स तुम्हारी लाइफ नहीं चल पाएगी। तो रिस्पायरेशन भी एक क्या है? लाइफ प्रोसेस है। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन, अगर हमारी बॉडी में वेस्ट सब्सटेंस, वेस्ट मटेरियल अगर कलेक्ट होता जाएगा तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती, इसीलिए एक्सक्रीशन भी है, जो वो एक लाइफ प्रोसेस है कि हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, अच्छे से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए एक्सक्रीशन भी जरूरी होता है। क्लियर हो गया? लाइफ प्रोसेसेस की डिफाइन क्लियर होगी आप लोग को? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया था ना, यहाँ पे एग्जांपल लिखा था लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वैसे कौन सी प्रोसेस है जिससे हम फूड ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से बताती हूँ,
जैसे प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं ना, वो सन की सनलाइट लेते हैं और उनकी लीफ जो रहती है, पत्ती रहती है, उस पर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और उससे फूड बनता है। ये भी प्रोसेस अभी हम आगे कैसे प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं, ये भी अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन जो अपन एनिमल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं हम हेट्रोट्रॉप्स हैं, हेट्रोट्रॉप्स का भी मतलब अभी जस्ट बता रही हूँ। जैसे हम एनिमल्स हैं तो हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। अब आप लोग काफ़ी लोग कहोगे कि हम गैस ऑन करते हैं, हमारी मम्मी तो खुद खाना बना के देती है, वो गलत चीज़ है। देखो, जो आप दाल चावल खाते हो वो कहाँ पे उगता है, वो प्लांट्स उगाते हैं ना, प्लांट्स पे दाल उगती है और चावल उगता है, ठीक है। तो क्या है कि प्लांट्स हमें खाना दे रहे हैं ना, प्लांट्स हमें खाना दे रहे हैं, क्योंकि वो जो फूड है, जो दाल है, चावल है, वो कहाँ से, गेहूं जो है तो प्लांट्स उगाते हैं और प्लांट्स से हम उन चीज़ों को ले लेते हैं और फिर वो तो पका के खाओ, कच्चा खाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। वैसे कच्चा गेहूं तो कोई नहीं खाते होगे ना, सही बोल रही हूँ ना, ठीक है। अब जैसे काफ़ी लोग आप कहोगे कि मीट खाते हैं ना, मीट चिकन काफ़ी लोग खाते हैं, मैं नहीं खाती सीरियसली, काफ़ी लोग होते हैं जो मीट खाते हैं, तो वो एनिमल्स को खाते हैं। मतलब एनिमल ने जो भी खाना खाया आज तक, उसने अपनी बॉडी बनाई, तो उसे हम डायरेक्ट खा लेते हैं। तो क्या हम अपना खाना कहीं पे खुद प्रिपेयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एनिमल को खा लिया हम लोगों ने। और कैसे करते हैं कि डायरेक्ट दाल चावल हो गए, वो हमें सब प्लांट से मिल रहा है, तो हम अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते है ना। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे हम खाना को ऑब्टेन करते हैं। जैसे मैंने बताया हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन होता है हमारा, तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे कि हम खाना ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज मतलब वो खाना कैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स के लिए यूटिलाइज होता है ना, ताकि हमें खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे न्यूट्रिशन की डिफाइन लिखी हुई है, डिफाइन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। ये क्लियर हो गया। अभी न्यूट्रिशन भी हम पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन। अब ये जो टर्म है इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूट्रिशन आपको पहले क्लियर हो गया है? न्यूट्रिशन क्लियर है? सच्ची? मैं न्यूट्रिएंट बताऊं? देखो, सेकेंड है न्यूट्रिएंट। पहले तो आप दोनों में डिफरेंस देख लो कि दोनों अलग अलग है। अब देखो, न्यूट्रिशन मैंने क्या बताया, न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। और अब जब हम ये कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग, जो हम खाना खा लिए और जो फूड को हमें यूटिलाइज करना है अपनी बॉडी के लिए, जो फूड हमारा यूटिलाइज होता है उससे हमें क्या मिलता है। जैसे आपने सुना होगा कि काफ़ी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि दाल पीना चाहिए, उससे हमारी आंखें मजबूत होती हैं, कमज़ोर नहीं होती हैं, हमारी आँख की रोशनी जो पावर रहता है वो सही रहता है। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं कि दाल पियो। और काफ़ी लोग कहते हैं कि जो लोग पतले हैं वो चावल खाओ, उसमें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है थोड़ा सा, है ना। तो ऐसे क्यों कहते हैं? ये जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब क्या चीज़ें हैं? न्यूट्रिएंट है। ये सब क्या चीज़ें? जो भी चीज़ हमें खाने से मिलती हैं, जैसे मिनरल्स मिलता है, फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और फिर विटामिन हो गया, कितने सारे विटामिन ए, विटामिन सी, अलग अलग चीज़ों से मिलता है ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हमें जो मिल रही हैं, फैट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये क्या है? न्यूट्रिएंट है। और न्यूट्रिएंट हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलता है न्यूट्रिएंट हमें, ठीक है। तो डिफाइन न्यूट्रिएंट, दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन एनी फूड। ये सब क्या है? ये किसी फूड में प्रेजेंट होता है, विच इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने बताया कि हमारी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे दाल है, दाल पीने से हमारी जो आँख का पावर रहता है वो इंक्रीज नहीं होता, हमारी आँखें सही रहती है ना। तो ये सब क्या है? हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे आप खाना खाते हो, आपकी ग्रोथ होती है, आप स्ट्रांग बनते हो, आपका डेवलपमेंट होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ऐसे, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल भी आप ऐड कर सकते हो। समझ में आ गया न्यूट्रिशन क्या और न्यूट्रिएंट क्या है? मैं आगे बढ़ूँ, आगे बताऊँ आपको आगे के कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो न्यूट्रिशन होता है वो 2 तरह का होता है। क्या बताया था? एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। वही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं? ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ना, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला आप लिखोगे
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड आप लिखोगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और यहाँ पे आप चाहो तो वन वर्ड में दोनों का मतलब भी बता सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो ऑटो का यहाँ पे मतलब होता है वो जो रोड पे चलती है वो वाली ऑटो नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशिंग। ऐसी चीजें जो अपने लिए खुद खाना बना सकती हैं, खुद को सेल्फ नरिश कर सकती हैं, मतलब खुद की देखभाल, खुद के लिए खाना खुद बना सकती हैं, सेल्फ नरिशिंग, जो खुद के लिए खाना बना सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे लिखा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आप ऐड कर लेना, ठीक है। सेल्फ सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जो लोग होते हैं, लोग तो नहीं होते, प्लांट्स होते हैं, एग्जाम्पल पे जो प्लांट्स होते हैं वो खुद अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, सेल्फ सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉपिक में क्या चीजें आएंगी, जो अपना खाना खुद बना सकती है, ठीक है। फिर सेकंड है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशिंग, अदर नरिशिंग। फिर यहाँ पे देखो हेटरोट्रॉपिक डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। जो ऐसे एनिमल्स रहते हैं जैसे अपन ह्यूमन बींग है, वो किसी और चीज पे डिपेंड होते हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके फूड के लिए, तो हमें क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स। ये दो चीजें क्लियर हो गई, हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। इनके अभी ये डिफाइन नहीं है, मैं अभी डिफाइन आपको लिखाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। In autotrophic mode of nutrition, organism capable of synthesizing their own food from simple inorganic substances using light and chemical energy। देखो मैंने क्या बताया था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस भी ऑर्गेनिज्म में रहता है वो अपना खाना खुद बना सकता है। किससे खाना किस चीज से बनाता है, from simple inorganic substances using light and chemical energy। वो अपना खाना किससे बनाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड केमिकल एनर्जी। देखो जो प्लांट्स रहता है अपना खाना कैसे बनाता है, जो लाइट रहती है उसके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो क्या है, क्लोरोफिल है। जो लाइट रहती है जो पत्ती के क्लोरोफिल में पड़ती है तो वो अपना प्लांट से खाना बनाने लग जाता है। ये प्रोसेस में आगे मैंने आपको बताया भी कि आगे पूरी डिटेल में भी दी हुई है, तो हम उसको पढ़ेंगे वहां से, ठीक है। बट यहाँ पे ये डिफाइन आप नोट कर लो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। यही चीज मैंने बताई थी कि हम जैसे हेटरोट्रॉप्स हैं तो हम किसी और ऑर्गेनिज्म पे, हम प्लांट्स को भी ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो हम जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, अब किसके लिए, अपने खाने के लिए। समझ में आ गया। इसे भी आप दोनों डिफाइन को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। आपने नोट कर लिया, मैं आगे बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की मैंने डिफाइन द फॉलोइंग एक्सक्रीशन। फर्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मैंने अभी बताया था कि एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हमारी बॉडी का जो वेस्ट सब्सटेंस रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है, वो बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन की डिफाइन क्या है, द प्रोसेस इन विच अनवांटेड सब्सटेंसेस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, द प्रोसेस इन विच द अनवांटेड वेस्ट ऑफ सब्सटेंस इन आवर बॉडी आर एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। सेकेंड आता है रिस्पायरेशन। हम जो ये सांस ले रहे हैं इसे क्या कहते हैं, हम रिस्पायर कर रहे हैं, हम सांस लेने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। सेकेंड है ना रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस विद द सराउंडिंग। क्या रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम सराउंडिंग से, अपने आसपास की सराउंडिंग से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। हम क्या मैंने बोला कि हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। सांस अंदर ली, इनहेल, ऑक्सीजन अंदर गई, छोड़ी सांस, एक्सहेल मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। समझ में आ रहा है। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस विद द सराउंडिंग एंड जनरेट एनर्जी।
और जब हम ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, वो एनर्जी जनरेट होती है। और ये एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है। एटीपी क्या होता है, मैं भी आपको आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इस पर बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, ठीक है। जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, वो धीरे धीरे जब मैं कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दूंगी, आप पूरे लेक्चर्स को इसके देखोगे तो धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को जहाँ पे जिसकी नीड होगी, जहाँ पे जिसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा सकूंगी, वहाँ पे मैं फुली डिटेल्ड पे बताऊंगी। तो इस पे आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस with the surrounding and generate energy in the form of ATP which is the cellular currency of energy। सेलुलर करेंसी ऑफ एनर्जी किसे बोला जाता है, एटीपी को। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आ जाता है कि सेलुलर करेंसी ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है। एनर्जी जो की करेंसी है, एनर्जी हमारे में स्टोर किस में होती है, तो वो होती है एनर्जी किस फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है, वो एटीपी होता है, ठीक है। जैसे इंडिया की कोई करेंसी है, कुछ है, ठीक है, इंडिया में चलती है, तो हमारी बॉडी एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करती है, एटीपी के फॉर्म में। समझ में आ गया ये। वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के फॉर्म में मैंने लिखी है, नेम द सेलुलर करेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी की सेलुलर करेंसी क्या होती है, एटीपी। तो आप क्या लिखोगे आंसर में पूरा, एटीपी इज द सेलुलर करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। एटीपी इज द सेलुलर करेंसी ऑफ एनर्जी। कभी भी डायरेक्ट आंसर मत लिख के आओ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसे कंप्लीट करके लिखो, ठीक है। सो एटीपी इज द सेलुलर करेंसी ऑफ एनर्जी। जैसे अभी मैंने बताया कि जो आपको क्या क्या न्यूट्रिशन कैसे कैसे पढ़ाया, एक ऑटोट्रॉफ पढ़ाया, एक हेटेरोट्रॉफ पढ़ाया। अब ये दोनों के अलावा भी 3 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट हमारी बुक में दिया है, इसलिए हमें उन्हें पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन द फॉलोइंग न्यूट्रिशन। पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। एग्जाम्पल मशरूम ईस्ट। इसमें क्या होता है, देखो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं कि अपन पहले खाना खाते हैं, फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो फूड डाइजेस्ट होता है। लेकिन इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में ऐसे भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर ही फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर जो उससे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब जैसे हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी होता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वैसे ही जो उनके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन देयर फूड आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। समझ में आ गया। एग्जाम्पल है मशरूम ईस्ट। क्लियर है, डिफाइन आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट हमारा आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी बॉडी पे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, पहले हम लोग खाना खाते हैं, फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो खाना डाइजेस्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले खाना ले लेते हैं, खा लेते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड ब्रेक इट इनसाइड देयर बॉडी। क्या करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसको अंदर ब्रेक करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन सैप्रोफिटिक में क्या होता था कि वो अपनी बॉडी के बाहर ही उसको डाइजेस्ट कर लेते थे, उसको ब्रेक कर लेते थे और फिर वो उसको खाते थे, लेते थे। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, पहले हम खा लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो हम क्या हो गए, होलोजोइक हो गए। और हमारा कैसा न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एग्जाम्पल पे मैंने लिखा भी है ह्यूमन, ठीक है, समझ में आ गया। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड ब्रेक इट आउटसाइड देयर बॉडी। क्लियर है, आगे बताऊं। नेक्स्ट देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म lives on the surface or inside the body of another organism and obtain nutrition directly from them।
आप बोलोगे कुछ समझ नहीं आया, ये क्या न्यूट्रिशन कौन सा होता है। देखो जैसे आपने देखा होगा लाइस, जो जुए होते हैं वो कई लोगों के सिर पे या फिर बंदर लोग की भी बॉडी पे जुए वगैरह वो कीड़े छोटे छोटे नहीं हो जाते, बर्ड्स लोगों को भी आप लोगों ने अगर अपने घर में पाला होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार उनके छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। ऐसे बंदरों को भी छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं बॉडी पे उनकी। और इवन ह्यूमन बींग्स में भी जो जिनके लंबे लंबे बाल रहते हैं उनके सर पे लाइस हो जाते हैं, मतलब उनके सिर पे वो जुए पड़ जाते हैं। तो वो जुए क्या करते हैं, हमारी बॉडी पे, हमारी बॉडी के सरफेस पे रहने लग जाते हैं, हाथ में नहीं रहते हैं, सॉरी सिर में रहते होंगे। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, कहाँ पहुंच जाते हैं। तो वो जो जुए रहते हैं वो हमारी बॉडी के सरफेस पे रहने लग जाते हैं ना। हमारी भी सिर का सरफेस होता है, इसे सरफेस कह सकते हो, अपनी बॉडी के आउटसाइड पार्ट में बोल सकते हो। तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के वो आउटसाइड पार्ट, यही ना कहना है, आउटसाइड पार्ट पे रहने लग जाते हैं। और वो जुए क्या करते हैं, हमारा मतलब इंसानों का ही खून पीते हैं। मतलब उनका खाना क्या है, वो जिस बॉडी पे रहते हैं वो उसी से खाना मिलता है उनको। समझ में आ रहा है। जैसे जुए जिसके सिर पे रहते हैं उसी के सिर से खून चूसने लग जाते हैं। तो उनको खाना कहाँ से मिल रहा है, वो जिस भी पर्सन की बॉडी पे रह रहे हैं उनको उसी पर्सन की बॉडी से खाना मिल रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म lives on the surface or inside the body of another organism and obtain nutrition directly from them, और उससे डायरेक्टली वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया लीच हो गया और लाइस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहला क्या था सैप्रोफिटिक, दूसरा क्या है होलोजोइक और तीसरा क्या है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है। अब आप अपनी बुक पे देखोगे तो बुक पे ना इंडेक्स क्वेश्चन गिवन रहते हैं। ये इंडेक्स क्वेश्चन को जो कोई भी नहीं छोड़ेगा, कोई भी बच्चा इंडेक्स क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा। ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं, मैं सच बता रही हूँ। और हर इंडेक्स क्वेश्चन को और एक्सरसाइज क्वेश्चन को आप अच्छे से करते चलोगे, आधे नंबर तो आपके ऐसे ही स्कोर हो जाएंगे। सो प्लीज इन इंडेक्स क्वेश्चन को मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन क्वेश्चन को ऐसे ही मत समझना कि ये ऐसे ही गिवन है, ये एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। हर चैप्टर से इंडेक्स क्वेश्चन के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इन्हें कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पेज नंबर मेरी बुक पे 95 है, वैसे तो पहले इंडेक्स क्वेश्चन का पेज नंबर 95 है, बट आपकी बुक में हो सकता है एडिशन वगैरह चेंज हो तो पेज नंबर चेंज हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन का है। ठीक है, आपको कॉपी में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। आप अपनी बुक से देख लेना कि बुक का पेज नंबर कौन सा है। ठीक है, मेरी बुक में 95 था, वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। सो देखो पहला क्वेश्चन वहां पे गिवन है, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले अपन को यहाँ पे 2 टर्म का मतलब जानना है, बाद में ये क्वेश्चन तो आंसर तो सबको याद कर लेते हैं ना, क्वेश्चन का आंसर सबको याद कर लेते हैं, बट हर वर्ड की मीनिंग को अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब वर्ड जब आगे यूज होंगे तो आप कंफ्यूज होने लग जाओगे। पहले मैं डिफ्यूजन का मतलब बताती हूँ। देखो जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, और मेरे आसपास जब आप देखोगे, आप जब बाथरूम पे रहते हो तो टब पे पानी रखते हो और उसमें अपने हाथ को जब बहुत देर तक डुबो के रखते हो तो जो आपकी उंगलियां रहती है वो एकदम नमी सी आ जाती है, उनमें होता है ना एकदम गीली गीली सी सिकुड़ सी जाती है। तो क्या होता है वहां ना डिफ्यूजन होता है, जो पानी रहता है वो हमारी फिंगर्स के पोर्स से थोड़ा बहुत अंदर जाने लगता है, डिफ्यूज होने लग जाता है। और डिफ्यूजन कहाँ से होता है, देखो जैसे अगर ये सराउंडिंग है तो यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन है, बाहर ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन जो होगी ना वो हमारे अंदर धीरे धीरे डिफ्यूज होना स्टार्ट होगी। ऐसी प्रोसेसेस हमारे अंदर नहीं होती, बट काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर होती है। हम लोग तो रेस्पिरेशन प्रोसेस से ऑक्सीजन लेते हैं, मैं एग्जांपल देख बता रही हूँ। जैसे एमीबा लोग होते हैं वो डायरेक्ट गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो डायरेक्ट गैसेस को एक्सचेंज कर ले, जहाँ पे डायरेक्ट गैसेस का एक्सचेंज हो जाए उसे क्या कहेंगे अपन, डिफ्यूजन कहेंगे। नेक्स्ट टर्म है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अपन की जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अपन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो एक सेल से नहीं, काफी मतलब आप करोड़ों लाख जितना आप मतलब काउंट भी नहीं कर सकते,
उतने सेल्स हमारी बॉडी पे हैं। हाँ, एक सेल इतना छोटा सा होता है और सोचो हमारी मतलब माइक्रोस्कोप से दिखता है, वो इतना छोटा भी नहीं, माइक्रोस्कोप से दिखता है। तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से सेल्स से बनी हुई है और यही सेल जब कंबाइन होते हैं तो एक टिश्यू बनता है और फिर एक टिश्यू एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाता है। ये पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहते हैं। यहाँ पे तो अभी अपन को सिर्फ इतना जानना है कि मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे एटम मतलब सेल्स से मिलके बनी हो, ठीक है। तो अपन क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। चिड़िया लोग को देखते हो वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो एमीबा होता है, अभी आगे अपन पढ़ेंगे एमीबा के बारे में, तो जो एमीबा होता है वो यूनिसेलुलर मॉलिक्यूल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। समझ में आ गए, ये तो टर्म समझ में आ गए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो डायरेक्टली गैसेस को क्यों एक्सचेंज नहीं कर लेते, कि जैसे हमारी स्किन है, अंदर पे हमारी बॉडी पे ऑक्सीजन हर जगह ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड के थ्रू। तो जो हमारी बॉडी है उसमें ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्ट होती है तो अपने पूरी बॉडी पे ऑक्सीजन जाती है ना, पूरी बॉडी पे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाती है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारी जो जैसे ये स्किन है इस पे भी पोर्स है, तो यहाँ पोर्स से डायरेक्ट ऑक्सीजन क्यों नहीं चली जाती। उसका रीजन है, यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। जैसे हमारी बॉडी है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हम डायरेक्ट डिफ्यूजन के प्रोसेस से अपनी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की वो फुलफिल क्यों नहीं कर लेते। तो हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो काफी सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है। और देखो हम स्किन के तो हम ऊपर के पार्ट में हमारी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, लेकिन जो हमारा पेट वगैरह हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, क्योंकि जो हमारी बॉडी का हर पार्ट है, जैसे कि अंदर की जो लंग्स वगैरह हो गई, वो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो नहीं है कि वो भी बाहर हवा में लटक रही है, नहीं लटक रही ना, वो एयर से सराउंडिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। और जब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होगी वो ऑक्सीजन अच्छे से हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए नहीं पहुंच सकती, ठीक है। इसीलिए हम डिफ्यूजन की प्रोसेस से नहीं, रिस्पायरेशन की प्रोसेस से ऑक्सीजन लेते हैं। तो यही यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा हुआ है, एग्जैक्ट आप इस आंसर को नोट भी कर सकते हो, मैं इसे समझा देती हूँ एक बार फिर से, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस all the body cells are not in direct contact with the surrounding। जैसे मैंने बताया कि जो हमारी बॉडी के हर सेल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है, किससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग एनवायरमेंट। Thus every cell of the body will not get oxygen। जो अगर जो हमारे अंदर हैं, जो सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जितनी उनको रिक्वायरमेंट है ना, एज पर देयर नीड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस से उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए अंदर के सेल को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और इसीलिए और हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन धीरे धीरे होता है, लेकिन रिस्पायरेशन हम कितनी जल्दी सांस अंदर लेते हैं, कितनी जल्दी बाहर छोड़ते हैं ना। तो डिफ्यूजन जो है वो एक स्लो प्रोसेस होता है और जो रिस्पायरेशन है वो एक फास्ट प्रोसेस है। इसीलिए हम लोग किस प्रोसेस से ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, रिस्पायरेशन की प्रोसेस से, और डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्यों नहीं लेते, ये काफी बार एग्जाम में पूछता है, इसीलिए आप इसे नोट कर लो, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। हम ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कह सकते हैं, ऐसे कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हम कह सकते हैं कि कोई भी इंसान जिंदा है। मैं बोल रही हूँ मैं जिंदा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ मत समझना और, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं बोलना। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा है या अलाइव है। जिंदा वर्ड नहीं बोलते, अलाइव बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर है न्यूट्रिशन। पहला है न्यूट्रिशन, अगर वो खाना पीना खा रहा है मतलब कि वो जिंदा है ना, तो न्यूट्रिशन हो गया कि वो किसी भी मोड से न्यूट्रिशन को अपने अंदर ले रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, तो वो जिंदा है। सेकेंड है रिस्पायरेशन, अगर वो सांस ले रहा है। सबसे पहले तो अपन किसी की भी ना, जब किसी कोई बेहोश हो जाता है, ये हो जाता है, सबसे पहले उसकी हम अपन नस चेक करते हैं, क्या सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना। यहाँ पे वो ऐसे हाथ लगा के चेक करते हैं कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो सेकंड क्या हो गया, रिस्पायरेशन। सेकंड है एक्सक्रीशन, अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट कर रहा है, तो वो भी क्या है, अलाइव, वो भी जिंदा। ये कह सकते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है कि वो चल फिर रहा है ना, वो मूव कर रहा है।
जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मूव कर रहा है, तब भी हम कह सकते हैं कि वो अलाइव है, वो जिंदा है, ठीक है। और फिर सेकंड हो गया सेकंड नहीं हो मतलब फिर हुआ ट्रांसपोर्टेशन। अगर उसकी बॉडी पे फूड जैसे हम खाए डाइजेस्ट हुआ, फिर जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है ना, ताकि हमारे देखो खाना तो हमारे पेट में बसता है, लेकिन हमारे हाथ पैर भी तो सही रहते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने के बाद फूड जो होता है वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है तब भी हम कह सकते हैं कि हम जिंदा है ना, अलाइव है। फिर हो गया मेटाबॉलिज्म आर द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। मेटाबॉलिज्म यहाँ पे वर्ड, मैं भी इसको आप आंसर लिख लो, इसके बाद इरेज करके मेटाबॉलिज्म को अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करके बताती हूँ, क्योंकि आपके लिए नया वर्ड है। बाकी सब तो आप जानते हो, लेकिन मेटाबॉलिज्म अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो इसे आप फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं मेटाबॉलिज्म समझाती हूँ, ठीक है। तो देखो मेटाबॉलिज्म एंड इट्स टाइप, पहले बताते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। The sum total of all the biological reactions which takes place in the body of any living organism is called metabolism। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी पे जितने भी सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सबको एक साथ कंबाइन करके हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोला, the sum total of all the biological chemical reaction which takes place in our body of a living organism are known as metabolism। क्या है, हमारी बॉडी पे जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, जैसे जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे एसिड्स वगैरह भी कैसे फॉर्मेशन होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी। तो ये सारे रिएक्शंस को इकट्ठा कंबाइन करके हम क्या कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म ये फैक्टर डिसाइड करने में कैसे हेल्पफुल है कि कोई भी अलाइव है, कोई जिंदा है, अगर उसके अंदर डाइजेशन हो रहा है या फिर उस बॉडी के अंदर ये सारे रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, और भी जैसे हमारा जो हार्ट वगैरह रहता है उस पर भी एनर्जी वगैरह अलग अलग फॉर्म पे रहती है, अपनी किडनी में अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सारे रिएक्शंस है, अगर ये परफॉर्म हो रहे हैं किसी भी बॉडी पे तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या है, लाइव है, जिंदा है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया क्या है। फिर मेटाबॉलिज्म के भी 2 टाइप्स होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। वैसे मेटाबॉलिज्म के डिफाइन वगैरह आपको पूछेंगे नहीं एग्जामिनेशन में, बट वो वर्ड आया तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, है ना। नॉलेज गेन कर लेगा, गलत बात नहीं होती, एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा आप ही के लिए अच्छा। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो कहीं आप लिख दोगे कि मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है, आपके पास टाइम है तो चेक करके मन में ना एक वो पॉइंट आता है कि बच्चे ने पढ़ाई की है, उसने सिर्फ चीज़ों को रटा नहीं है, उसे बाकी सारी चीज़ों का भी नॉलेज है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। बताओ एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे दोनों को समझाती हूँ मेटाबॉलिज्म के टाइप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एनाबॉलिज्म, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रॉम सिंपल कंपाउंड इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। जब कोई सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। जैसे कि प्लांट्स में होता है, वो सिंपली लाइट बस लेते हैं, लेकिन फिर वो क्लोरोफिल वगैरह की हेल्प से वो पूरा फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। एक सिंपल कंपाउंड से वो क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। जो फोटोसिंथेसिस और जो लाइट लेके वो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो एनाबॉलिज्म की कैटेगरी में आती है, ठीक है। समझ में आ गया क्या है एनाबॉलिज्म, मेरे साथ फिर से बताओ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किससे बनते हैं, सिंपल कंपाउंड से। जब सिंपल कंपाउंड से कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। फिर नेक्स्ट आता है कैटाबॉलिज्म, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है, जैसे अपन कहते हैं ना, कोई भी फिजिक्स में जो अपन पढ़ते हैं तो कोई कॉम्प्लेक्स सा बहुत बड़ा सा क्वेश्चन रहता है तो उसको अपन छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, पहले ये पार्ट सॉल्व कर लें, फिर इसके आगे ये सॉल्व करेंगे और पूरा ऐसे देखते हैं कि अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वैसे ही ऐसे कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहते हैं, बड़े बड़े से कंपाउंड रहते हैं, वो छोटे छोटे से सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अपना है रिस्पायरेशन। कैटाबॉलिज्म क्या है, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म इज नोन एज रिस्पायरेशन। क्लियर हो गया ये।
अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि प्लांट भी ऑर्गेनिज्म में आते हैं और एनिमल्स भी। तो जो ऑर्गेनिज्म है, हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर से लेनी पड़ती है अपनी बॉडी को सही फंक्शन कराने के लिए ना, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बाहर से लेनी पड़ती है जिससे कि हमारी बॉडी सही तरीके से काम कर सके ना। तो जो प्लांट्स रहते हैं उनको क्या लगता है, वाटर लगता है सबसे पहले। तो प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है ना, जमीन पे ही तो लगे रहते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल, उनको वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल से। फिर सेकेंड चीज क्या लगती है प्लांट्स को, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो अपन को सबको पता है कि कहाँ से मिलेगी, एटमॉस्फेयर से मिलेगी। ठीक है, फिर थर्ड चीज क्या लगती है, जैसे अपनी बॉडी को भी कई सारे मिनरल्स विटामिन चाहिए होते हैं, वैसे प्लांट्स को भी कई सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं ना, तभी तो वो जो किसान खेती करते हैं वो खाद वगैरह डालते हैं ताकि वो मिनरल्स उनको मिल सके ना। जो काफी सारे तो मिनरल्स उनको सॉइल से मिलते हैं ना। पहले के जब किसान होते थे, जब मिट्टी अच्छी हुआ करती थी, उस पर ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं हुआ करते थे, तो जो सॉइल रहती थी उसी पे सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोग फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है ना। तो इसीलिए आजकल तो लोग वो यूज कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे बायो की लैंग्वेज में ये सब तो नहीं लिखेंगे, वो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया हमारा कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह क्या कैसे यूज करते हैं, फर्टिलिटी कम होती है ज्यादा होती है, वो उसका पार्ट हो गया। बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मिनरल्स जो रहते हैं, वो प्लांट्स को जो मिनरल्स चाहिए रहते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से। फिर फोर्थ चीज है, प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट की। तो सनलाइट तो सबको पता है कहाँ से मिलेगी, टॉर्च से तो सनलाइट मिलने नहीं वाली, सनलाइट सन से ही मिलेगी। समझ में आ गई। अब एनिमल्स का देखते हैं कि ऐसे कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो पेशेंट ऑक्सीजन सिलेंडर से लेते हैं। ठीक है, हमको तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर पे। और यहाँ ध्यान रखना कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मत लिख के आ जाना। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसे बाहर छोड़ते हैं। ठीक ना, एक्सहेल आउट करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बस लिखना। ऑक्सीजन अपन को कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर पे। सेकेंड चीज, अपन को वाटर रिक्वायरमेंट रहता है। वाटर कहाँ से मिलता है, लेक से, लेक वगैरह पॉन्ड से मिलता है अपन को। ठीक है, वाटर मिल गया। अपन को थर्ड चीज क्या लगती है, थर्ड चीज लिखा है इसे, सबसे पहले तो खाना ही लगता है, नहीं, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप कहोगे ऑक्सीजन बिना खाना खाए जी सकते हो, वो सब छोड़ो, हंसी मजाक की बातें। फूड अपन को कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। और जो लोग ओमनिवोरस होते हैं, जो प्लांट्स को नहीं खाते, जो मीट वगैरह खाते हैं, उनको कहाँ से मिलता है, वो भी दूसरे पे डिपेंड ही है ना। तो अपन को फूड भी बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से ही ना खाते हो फूड। तो ये चार्ट बना लो प्रॉपरली। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया और इसे ऐसे ही पूरा अलग अलग करके लिखना, फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। What processes would you consider essential for maintaining life? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ। ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, तो आप वही चीजें लिख सकते हो। रिस्पायरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और मेटाबॉलिज्म मैंने बताया था ना। तो यही सब चीजें आप लिख दो और ये क्वेश्चन को नोट कर लो, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है ना, हमने पहले ही कर लिया था। सो आई होप आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है, आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। मैंने हर टॉपिक को आसान तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है।